नमस्ते दोस्तों, मैं राज कृष्ण स्वागत करता हूं आपके अपनी YouTube चैनल ग्लोबल स्टडी 91 पे। दोस्तों, मैं आज आप सबों के लिए फिर जोरदार और तड़कता भड़कता हुआ क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसके साथ साथ उत्तर भी है। तो दोस्तों, मैं आज आप सबों को ये बताना चाहता हूं कि आपको अंत तक बने रहना है, क्योंकि यही प्रश्न और उत्तर आपके एग्जाम में आने वाला है। इसलिए दोस्तों, आपको अंत तक बने रहना है, नहीं तो आपको बाद में पछतावा होगा। इसलिए पछताने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए जो 10 और 15 मिनट का वीडियो है, इसे अंत तक जरूर देखिएगा अगर इस बार आपको टीचर बनना है तो। इसलिए दोस्तों, आपको अंत तक देखते रहना है। जा बेटा, तुम अभी टीचिंग कर रहे हैं। प्रशांत, तुम अभी जाओ बेटा, यहाँ पढ़ा रहे हैं, अभी थोड़ा सा चले जा, ठीक है। तो मेरा जो है कि मुन्ना आ गया था, इसीलिए मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। तो इसलिए आप सभी से अनुरोध है दोस्तों कि अंत तक बने रहना आपको। प्रशांत रे, नमस्ते दोस्तों, मैं राज कृष्ण स्वागत करता हूं आपके अपनी YouTube चैनल ग्लोबल स्टडी 91 पे। दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए सुपर प्रश्न और उत्तर लेकर आया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए रामबाण है दोस्तों। और इस प्रश्न और उत्तर को आपको अंत तक बने रहना है और अंत तक देखते रहना है, क्योंकि यही प्रश्न और उत्तर आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो दोस्तों, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, विनती करता हूं कि आपको यह वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि यही लाइक सब्सक्राइब हमको आत्मबल देता है दोस्तों। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। तो आइए दोस्तों, चलते हैं आज का थॉट ऑफ द डे की ओर। आज का थॉट ऑफ द डे है दोस्तों, आजादी रोटी नहीं मगर दोनों में कोई बैर नहीं, पर कहीं भूख बेताब हुई तो आजादी की खैर नहीं। दोस्तों, आप लोगों से यही कहना चाहता हूं, रामधारी सिंह दिनकर जी ने ये पंक्तियां लिखी है, आजादी रोटी नहीं मगर दोनों में कोई बैर नहीं, पर कहीं भूख बेताब हुई तो आजादी की खैर नहीं। तो ये चंद वाक्य हमें ये याद दिलाती है दोस्तों कि हमें आजादी और रोटी दोनों की आवश्यकता है। इसलिए मुझे अपने कर्तव्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहना चाहिए। तो आइए दोस्तों, अभी हमारा कर्तव्य है डीएलएड एग्जाम पास करना। अगर आप में जुनून है, दम है, पावर है, तो ये डीएलएड एग्जाम इस बार जरूर पास कीजिएगा। और अगर इस बार आपको डीएलएड एग्जाम पास करके टीचर बनना है तो इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आइए दोस्तों, चलते हैं आज का प्रश्न संख्या 1 की ओर। प्रश्न संख्या 1 में है, कामयाबी के लेखक कौन है? कमायनी के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन है दोस्तों, ए जयशंकर प्रसाद, बी महादेवी वर्मा, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी सुमित्रानंद पंत। आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न है आपका दोस्तों 2 नंबर का, और 2 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, गोदान उपन्यास के रचयिता कौन है? आपका ऑप्शन है ए प्रेमचंद, बी हरिवंश राय बच्चन, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी महादेवी वर्मा, महाश्वेता देवी। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रेमचंद। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 3 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, रश्मि रथी किस लेखक की कृति है? आपका ऑप्शन है ए मैथिली शरण गुप्त, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी राहुल सांकृत्यानंद, डी जयशंकर प्रसाद।
आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 4 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, मधुशाला नामक प्रसिद्ध काव्य पुस्तक के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन है ए सुमित्रानंद पंत, बी हरिवंश राय बच्चन, सी महादेव वर्मा, डी जयशंकर प्रसाद। आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 5 नंबर का प्रश्न है, साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? आपका ऑप्शन है ए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी मैथिली शरण गुप्त, डी महादेवी वर्मा। आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 6 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, पथ के सारथी के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन है ए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, बी प्रेमचंद, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी जयशंकर प्रसाद। आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। आपका नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 7 नंबर का प्रश्न है, अंधा युग नाटक के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन है एक धर्मवीर भारती, बी मोहन राकेश, सी विष्णु प्रभाकर, डी महादेवी वर्मा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए धर्मवीर भारती। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 8 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, तितली उपन्यास के रचयिता कौन है? आपका ऑप्शन है ए फणीश्वरनाथ रेणु, बी प्रेमचंद, सी यशपाल, डी अज्ञे। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी यशपाल। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका 9 नंबर का प्रश्न है, चित्रलेखा नामक उपन्यास किसने लिखा? आपका ऑप्शन है ए भगवती चरण वर्मा, बी राहुल सांकृत्यायन, सी प्रेमचंद, डी महाश्वेता देवी। आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए भगवती चरण वर्मा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 10 नंबर का प्रश्न है, विश्रामपुर का संत के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन है ए अजय, बी विष्णु प्रभाकर, सी फणीश्वरनाथ रेणु, डी रामवृक्ष बेनीपुरी। आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी विष्णु प्रभाकर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 11 नंबर का प्रश्न है, महिला आंचल किसकी प्रसिद्ध रचना है? आपका ऑप्शन है ए फणीश्वरनाथ रेणु, बी यशपाल, सी प्रेमचंद, डी भगवती चरण वर्मा। आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए फणीश्वरनाथ रेणु। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 12 नंबर का प्रश्न है, गबन उपन्यास के रचयिता कौन है? आपका ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन, बी प्रेमचंद, सी यशपाल, डी फणीश्वरनाथ रेणु। आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी प्रेमचंद। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 13 नंबर का प्रश्न है, कुरुक्षेत्र महाकाव्य की रचना किसने की? आपका ऑप्शन है ए महादेवी वर्मा, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, डी मैथिली शरण गुप्त। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 14 नंबर का प्रश्न है, अलका कविता संग्रह के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन है ए महादेवी वर्मा, बी सुमित्रानंद पंत, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी रामधारी सिंह दिनकर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी सुमित्रानंद पंत। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, तमस उपन्यास किसने लिखा? आपका ऑप्शन है ए यशपाल, बी फणीश्वरनाथ रेणु, सी भीष्म साहनी, डी भगवती चरण वर्मा। आपका सही उत्तर है दोस्तों भीष्म साहनी। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या कहता है? आपका ऑप्शन है ए आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। दूसरा प्रश्न है आपतित कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। तीसरा प्रश्न है परावर्तित किरण हमेशा सतह के समांतर होती है। डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका 2 नंबर का प्रश्न है, समतल दर्पण में बनने वाली प्रतिमा कैसी होती है? आपका सही ऑप्शन है दोस्तों ए वास्तविक और उल्टी, बी आभासी और सीधा, सी वास्तविक और सीधी, डी आभासी और उल्टी।
आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, आभासी और सीधी। नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर का प्रश्न है, उत्तल दर्पण में बनने वाली छवि कैसी होती है? आपका ऑप्शन है ए हमेशा वास्तविक, बी हमेशा आभासी, सीधी और छोटी, सी वास्तविक और उल्टी, डी कभी वास्तविक कभी आभासी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हमेशा आभासी, सीधी और छोटी। दोस्तों मैं चलता हूं 4 नंबर का प्रश्न में। 4 नंबर का प्रश्न है, जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस लौटता है तो इसे क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए अपवर्तन, विवर्तन, परावर्तन, परिकर्णन। आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, परावर्तन। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर का, परावर्तन कोण एंगल रिफ्लेक्शन किसके बराबर होता है? आपका ऑप्शन है ए 0 डिग्री, बी आपतन कोण के बराबर, सी हमेशा 90 डिग्री, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आपतन कोण। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर का प्रश्न है, यदि दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेमी है तो उसका फोकस कितना होगा? आपका ऑप्शन है ए 40 सेमी, बी 20 सेमी, सी 80 सेमी, डी 10 सेमी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 20 सेमी। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर, अवतल दर्पण में वस्तु को उसके फोकस पर रखने पर छवि कैसे बनती है? ऑप्शन है ए अनंत पर बनती है, बी उल्टी और वास्तविक, सी सीधी और आभासी, डी दर्पण के पीछे बनती है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनंत पर बनती है। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, समतल दर्पण में बनने वाली छवि का आकार कैसा होता है? आपका ऑप्शन है ए वस्तु से बड़ा, बी वस्तु के बराबर, सी वस्तु से छोटा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वस्तु के बराबर। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, कार के साइड मिरर में किस प्रकार का दर्पण उपयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी सिलेंड्रिकल दर्पण। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 10 नंबर का प्रश्न है, यदि प्रकाश किसी खुरदरी सतह से टकराता है तो क्या होता है? आपका ऑप्शन है ए नियमित परावर्तन, बी अनियमित परावर्तन, सी कोई परावर्तन नहीं, डी प्रकाश अवशोषित हो जाता है। नेक्स्ट सही उत्तर है इसका बी अनियमित परावर्तन, विक्षेपित परावर्तन। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर का प्रश्न है, यदि किसी अवतल दर्पण में कोई वस्तु उसके केंद्र पर रखी जाए तो छवि कहाँ बनेगी? आपका ऑप्शन है ए केंद्र पर, बी फोकस पर, सी अनंत पर, डी दर्पण के पीछे। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए केंद्र पर। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर, सूर्य के प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए उत्तल दर्पण, बी समतल दर्पण, डी सी अवतल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अवतल दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, कोई व्यक्ति दर्पण में अपनी छवि को पूर्ण रूप से देखना चाहता है तो उसे कम से कम कितने ऊंचाई का दर्पण चाहिए? आपका ऑप्शन है ए अपने शरीर की ऊंचाई के बराबर, बी अपने शरीर की ऊंचाई के आधे के बराबर, सी अपने शरीर की ऊंचाई से अधिक, डी अपने शरीर की ऊंचाई के 1/4 के बराबर। आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी अपने शरीर की ऊंचाई के आधे के बराबर। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर का, प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण दर्पण के अभिलंब पर लंबवत गिरती है तो परावर्तन कोण क्या होगा? आपका ऑप्शन है ए 0 डिग्री, बी 90 डिग्री, सी 45 डिग्री, डी 180 डिग्री। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 0 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर का प्रश्न है, अवतल दर्पण में बनने वाली छवि हमेशा कैसी होती है जब वस्तु दर्पण के बहुत पास रखी जाती है? आपका ऑप्शन है ए वास्तविक और उल्टी, बी आभासी और सीधी, सी वास्तविक और सीधी, डी उल्टी और छोटी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी आभासी और सीधी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।